हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11 का ये वीडियो रहने वाला है क्लास 11th बच्चों के लिए। तो क्लास 11th अगर आप लोगों ने अगर डेट शीट अपनी चेक कर ली होगी तो आपके एग्ज़ाम जो है आ चुके हैं फेब में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सबके लिए लाया हूँ। ठीक है, आज की अभी मैं जो भी टॉपिक करवाऊंगा दोस्तों, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवाने वाला हूँ, क्योंकि अभी होल सिलेबस जो है कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में। और जितना इंपॉर्टेंट हम पढ़ाएंगे सिर्फ आपने वही पढ़ के जाना दोस्तों। अगर कोई मेरे वीडियो देख रहा है, अगर फॉलो कर रहा है वो बच्चा, तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ, अगर वो जेके बॉस का बच्चा है, ठीक है, स्टेट बोर्ड में है या सीबीएसई दोनों में है, बट अगर वो वीडियो पूरी देख रहा है मेरी, तो याद रखना कि आप लोगों को दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी बैक मतलब आ जाए। अगर बैक आपके आ जाए तो मैं मानता हूँ कि कभी भी आपकी बैक नहीं आ सकती है। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 11th में वो सब चीज़ें जो हैं, मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो 100% है। और आप मेक श्योर कि आप देखना फाइनल जब होगा तो आप 100% अगर पेपर करके आओगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आराम से आप लोग उन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी डी ब्रॉगली क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। डी ब्रॉगली 1924 जो है सजेस्ट करते हैं, और क्या कहते हैं ध्यान से पढ़ना। कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर शुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू मैटर्स। According to de Broglie, matter which is ordinarily regarded as formed by discrete particles, small particles such as molecule, atom, proton, electron, etc., are they might be show wave-like characters under suitable condition। कहते हैं कि जो भी मैटर है उनके ड्यूअल नेचर, जो भी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उनके ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, उसके बेसिस पे इन्होंने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन देते हैं, और जो कहता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या था आपका सर? मैथमेटिकली जो डेरिवेशन था दैट इज लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। ठीक है, दिस वाज द डेरिवेशन। ठीक है, नाउ और हम जानते हैं सर मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, एम इंटू वी क्या होता है, सॉरी, ठीक है, हम जानते हैं सर मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, दैट इज डिनोटेड बाई पी। तो हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था किसके द्वारा? ये डेरिवेशन दिया गया था हमारे डी ब्रॉगली के द्वारा। अब वो क्या कहते हैं, और आइए जानते हैं पूरा इसका डेरिवेशन। और आपको बोर्ड में जेके बॉस के अंदर जो है 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, 3 मार्क्स। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 पार्ट में पूछ ले, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो 3 नंबर में भी पूछेगा। और याद रखना कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए मैथमेटिकली समझें। डी ब्रॉगली कहते हैं कि डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली क्वेश्चन। नाउ देखिए, द एनर्जी ई ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाई, दैट इज न्यू। ठीक है, ये क्या हमें न्यू गिवन है। कहते हैं कि एनर्जी जो गिवन है इक्वल टू एच इंटू न्यू, नंबर दे दो 1। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के मुताबिक क्या था? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर था, नंबर दे दो 2। ठीक है, नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इस दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को कंपेयर करो। हम जानते हैं सर अगर ये दोनों साइड, ये साइड इसके बराबर है तो देन ये साइड इसके बराबर होगी। इट मीन अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। देयरफॉर हम कह सकते हैं एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होगा। ठीक है, बट हम जानते हैं, क्या जानते हो, बट हम जानते हैं सर c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, लेकिन c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेयर c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। देयरफॉर हमें यहाँ से न्यू निकाला, हमें यहाँ से क्या निकालना है? देखो, हमें यहाँ से निकालना है न्यू की वैल्यू। तो न्यू किसके बराबर आएगा? c बाई लैम्डा आएगा। न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। नाउ पुट दिस वैल्यू, नंबर 3 दे दो उसे। पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर, इसको नंबर 4 रख दो, और इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे न्यू है उसकी जगह पुट करो। देयरफॉर क्या होगा? चलिए, देयरफॉर हम जानते हैं सर क्या होगा? एच न्यू, अच्छा कलर नहीं है, कलर कोई और रखते हैं, दैट इज एच न्यू इक्वल टू, एच न्यू इक्वल टू, सॉरी न्यू की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? देखिए दोबारा देखिए, दैट इज एच, आज दोस्तों मूड थोड़ा ठीक नहीं है तो दैट्स वाई ऐसा हो रहा है ना। एच इंटू न्यू की जगह क्या आएगा? सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वेयर आएगा। इट एम्प्लाइज हमें सी बाई लैम्डा यहीं पे रखना है, इक्वल टू एच को इसके नीचे ले आओ तो एम सी स्क्वेयर बाई एच हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या किया आप लोगों ने? सर रेसिप्रोकल करो, यहाँ पे क्या करो? रेसिप्रोकल करो, पूरी क्वेश्चन को रेसिप्रोकल करो। तो लैम्डा बाई सी इक्वल टू एच बाई एम सी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है? लैम्डा यहीं पे रखो, इस सी को ना यहाँ मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, तो लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई एम सी स्क्वेयर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब सी सी कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों में कट हो गया,
इट इम्प्लाइज h इक्वल टू एम एच वाई, लैम्डा इक्वल टू एच वाई एम इंटू सी। ठीक है, ये आ गया। नाउ देयरफॉर हम कह सकते हैं सर c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और v वेलोसिटी है, रिप्लेस करो c को v से, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू एच वाई एम इंटू वी, लैम्डा इक्वल टू एच वाई इंटू एम बी। ठीक है, और इसी चीज़ को हम ऐसा भी कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच वाई पी। ठीक है, एम बी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। ठीक है, तो ये है डेरिवेशन हमारे डी ब्रॉगली का। नेक्स्ट देखिए, आपने यहाँ तक पढ़ा c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। अब न्यू की वैल्यू यहाँ से निकाली आप लोगों ने, तो पुट की इन क्वेश्चन थर्ड, तो h इंटू सी वाई सी वाई लैम्डा। ठीक है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, रेसिप्रोकल किया। यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, रेसिप्रोकल किया इस क्वेश्चन में, तो ये टर्म ऊपर चली गई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये ऐसा बन गया, लैम्डा बाई सी इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में आपने लैम्डा यहीं पे रखा, एच को सी से मल्टीप्लाई किया तो एच सी बाई एम सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ ये हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में सी और सी कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सी सी कट हुआ, जैसे ना ऐसे बचे एच सी बाई एम सी स्क्वायर है, तो सी सी कट हो गया। ठीक है, बचा एच बाई एम सी। ठीक है, तो वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है दोस्तों, और भी वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो सी को रिप्लेस कर दो वी से, सी को रिप्लेस करना हमें वी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज एच इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, बट मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, एंड दिस इज नोन एज एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, और पी क्या है, मोमेंटम है। दिस इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन, और यही दी थी डी ब्रॉगली के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अभी, एक और इसके साथ ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी आज ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है दोस्तों हैजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। हैजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना मत भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। हैजनबर्ग तो हर बार क्वेश्चन में पूछा गया है, हर बार बोर्ड के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, तो हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए बहुत शॉर्टकट है, बहुत इजी लैंग्वेज मैंने लिखी है। ठीक है, सो आइए देखें क्या है। सर हैजनबर्ग क्या कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर अ वेव एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बड़ी लंबी कहानी मत सुनो, ये कहता है शॉर्ट में सुनो। वर्नर हैजनबर्ग 1927 में इनके द्वारा ये एक कॉन्सेप्ट जो है दिया जाता है, और जो क्या कहता है आपसे सुनिए। अकॉर्डिंग टू हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, one cannot know simultaneous exact position and momentum of microscopic particle ठीक in motion. In other word, we can also say that, देखिए ये स्टेटमेंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट सुनना है। ये हैजनबर्ग कहता है सर कि no one can, ठीक है, यहाँ पे देखो, it is impossible to measure both position as well as momentum of microscopic particle with accuracy and certainty. हैजनबर्ग कहता है सर कि 1927 में ये कहते हैं कि अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है हमारे पास, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है अगर हमारे पास और वो मोशन में है, ठीक है, ऐसे कहता है कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे मानो कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो मोशन में है, कहता है ये हैजनबर्ग कहते हैं कि सर आप दो चीज़ें एक साथ इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज, एक रहेगी सर पोजीशन और दूसरा रहेगा मोमेंटम। ये कहता है कि अगर दोनों में से आप एक चीज कैलकुलेट कर लोगे तो दूसरे में एरर आ जाएगा। देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, कि दोनों में से आप 100% दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर पोजीशन आपने कैलकुलेट कर ली तो मोमेंटम में एरर आएगा, और मोमेंटम कर लिया कैलकुलेट तो पोजीशन में एरर आएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज कहता है हैजनबर्ग कि सर हम दो चीज़ें एक साथ कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। या तो हम पोजीशन कर पाएंगे तो मोमेंटम नहीं कर पाएंगे, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स है चेंज इन पोजीशन और डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। नाउ मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो देखिए क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। देखो ये फिर भी कहते हैं, हैजनबर्ग कहते हैं कि अगर फिर भी मानो कोई बंदा इतना इंटेलिजेंट हुआ, इतना ब्रिलियंट हुआ कि वो दोनों कैलकुलेट कर लेता है, तो आप फिर भी जो एरर करोगे वो कम से कम जो एरर करोगे दैट इज एच बाई 4 पाई। मतलब कम से कम आप इतना एरर तो हर बार गलती करोगे ही करोगे कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ना कभी कभार कंफ्यूज होते हैं, वो ऐसा लिखते हैं लेस देन इक्वल टू,
तो याद रखना आपने लेस देन नहीं लिखना भाई, आपने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है, ठीक है। दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। देखो डेल्टा एक्स चेंज इन पोजिशन इंटू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, इन दोनों में एरर आएगा और कितना एरर आएगा सर, कम से कम h/4 पाई, मतलब इतना कम से कम जो एरर आने वाला है आपके, ठीक है। तो दिस इज मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ हाइजेनबर्ग का यही प्रिंसिपल था और यही वो सब कहते हैं कि नो वन कैन कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक्यूरेटली, कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो दोनों चीज़ें एक साथ कैलकुलेट कर पाए और वो भी एक्यूरेटली, 100% एक्यूरेटली नहीं कर पाओगे। और यही था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो भी बच्चे कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या किसी हाई एग्जाम जैसे नीट जैसे बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आपके लिए दोस्तों ऐसे पूछते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, एक ऑप्शन ऐसा बना देगा। फिर हो सकता है ऐसा बना दे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4 पाई, ठीक है। तो याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। ये तो कुछ बच्चे ना ऐसे भी गलती करते हैं, h/2 पाई कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग भाई, 2 पाई नहीं रहेगा, दैट इज 4 पाई। देखो इस चीज़ को ना हम आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा और, जैसे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई है, लेकिन आप जानते हो सर p क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विल बी कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट रहेगा सर, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, प्रोटॉन का है। तो p की जगह हम क्या लिखेंगे, m इंटू वी, तो मास कांस्टेंट है, बाहर आएगा m इंटू डेल्टा v अंदर आएगा, ठीक है, चेंज इन, ठीक है, वेलोसिटी b, मास इंटू वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, और m को यहाँ ले जाओ इसके नीचे, ठीक है। तो ये बन गया 4 पाई m। तो हम मैथमेटिकली एक और डेरिवेशन लिख सकते हैं इसका, कभी कभार आपको न्यूमेरिकल दे देगा इसके बेसिस पे, ठीक है, याद रखें, मेक श्योर कि आपको कभी कभार न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे भी दे देता है, ठीक है। एक सेकेंड में हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए, ये वाला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m। कभी कभार न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दे देगा, जैसे हो सकता है आपसे पूछे कि डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है, चेंज इन पोजीशन निकालो, डेल्टा पी की जगह आपको इस बार डेल्टा वी देगा, वो इसकी वैल्यू गिवन होगी, एच की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की, और पाई की वैल्यू भी पता है सेम, तो ठीक है, और मास क्या होता है, मास ऑफ पार्टिकल क्या होता है, वो भी आपको गिवन दे देगा, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी मास दे देगा, वो डिपेंड करेगा कि आपको गिवन दिया गया है, ठीक है। और इस तरह से आप लोग ये दोनों टॉपिक जो हैं करके जाना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100%। जेके बोर्ड के जो भी बच्चा अगर देख रहा होगा वीडियो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं पढ़ के जाना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली क्वेश्चन दोनों जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो ये कॉन्सेप्ट, नहीं समझ आया तो दोबारा मुझे आप कमेंट करना कि सर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डाउट है, तो मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा चीज़ें। लेकिन बहुत सिंपल है यार, हाइजेनबर्ग कहता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर देखियो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो इसकी दो चीज़ें हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर पोजीशन कैलकुलेट कर ली तो मोमेंटम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया तो पोजीशन में एरर आ जाएगा सर, ठीक है, कुछ इस तरह से कहता है, और यही था आपका लॉ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये हुंस रूल, अकबर रूल और पॉली के बारे में पढ़ेंगे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही 2 टॉपिक है हमारे पास, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ जिसमें आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ।